Hello everyone, this is the second lecture on laws of motion and in this lecture we are going to discuss gravitation। तो इस पूरे लेक्चर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ग्रेविटेशन में समझना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लॉ न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली हर बॉडी का कोई ना कोई मास होगा, और जिस भी बॉडी का कुछ मास होगा, हर बॉडी एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या कहा था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स की हर एक बॉडी के लिए, हर एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ईच बॉडी ऑफ द यूनिवर्स हैविंग मास अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किस तरीके से लगता है, मींस इतना तो देखिए न्यूटन ने ये तो बता दिया कि मान लेते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सब एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। बट न्यूटन ने हमें ये भी बताया कि कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगी। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, जो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मान लेते हैं एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इन दोनों ही बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है, मान लेते हैं r, इस बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो फोर्स होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 पे। एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है कि जो दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, पहले तो न्यूटन ने ये बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, कि दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यूनिवर्स की जितनी भी बॉडीज हैं, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी विद अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और वो फोर्स कितना होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्टेंस है उनके बीच का, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो यहां से क्या हो जाता है, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, g इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। नाउ अब आपको पता है F क्या है, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। उसके अलावा m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 इज द मास ऑफ सेकंड बॉडी, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको ऑलरेडी पता है। एंड g इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। g एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट होता है। अगर मैं g की यूनिट पता करना चाहूं, हो सकता है आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ g। तो यहां से g की वैल्यू देखिए, g की वैल्यू क्या हो जाती है, g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। तो यूनिट ऑफ जी कैसे पता कर सकते हैं हम, यूनिट ऑफ जी ये क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है केजी, और इस वाले मास की भी यूनिट क्या होगी, केजी। तो केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो गई किसकी यूनिट, जी की यूनिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी की वैल्यू होती कितनी है, क्योंकि आपको पता है जी क्या है, एक
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होगी, तो जी की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखिए, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गई जी की वैल्यू। तो आप देख सकते हो जी की वैल्यू कितनी कम है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जी की क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ही वीक होता है। मतलब दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगी, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप अर्थ में दो बॉडीज होती हैं, कोई भी दो बॉडीज होती हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लेते हैं ये पेन है या ये कोई दूसरी बॉडी है, बोर्ड है, तो क्या करेंगे, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये फोर्स इतना वीक होता है कि यहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशन के सामने हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, एक बॉडी यहाँ पे है और एक बॉडी यहाँ पे, इसका मास है 1 kg, इसका मास भी है 1 kg, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर। तो इन पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा, तो दो 1 kg के मास की बॉडीज हैं, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, दैट इज G इंटू M1। M1 कितना है, 1 kg इंटू M2। M2 कितना है, वो भी 1 kg है, डिवाइडेड बाय R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू G, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी वैल्यू आ रही है। अगर दो बॉडीज को आपने 1 kg की बॉडीज को आपने 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और इसीलिए ये जो फोर्स होता है ये बहुत वीक होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, तो फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, इनमें रिपल्शन का फोर्स नहीं होता है। मतलब दो बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होगा, रिपल्शन का कभी नहीं होगा। दूसरी चीज, द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी हाई, बहुत हाई रेंज होती है। देखिए दो चीजें, आपको दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज और दूसरा उसकी स्ट्रेंथ। रेंज तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब अर्थ यहां पे है, अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन, तो सन क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखिए रेंज का मतलब कि कितनी दूर तक ये फोर्स लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सन है, यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर दूर अर्थ है, और फिर भी उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसका मतलब रेंज क्या है इस फोर्स की, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ये फोर्स लगता है। बट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज नॉट वेरी हाई। जो ये फोर्स होता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती है, फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है। तो आपको इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। रेंज क्या है कि कितनी डिस्टेंस तक, कितनी दूर तक वो फोर्स लग रहा है, इसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कितना स्ट्रांगली वो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उस फोर्स से जो पार्टिकल्स हैं या जो बॉडीज हैं एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो वीक है फोर्स, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। उसके अलावा बाकी आपको पता है कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी आपको। उसके अलावा जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, मतलब इन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो जितना फोर्स ये बॉडी इस बॉडी पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये बॉडी भी दूसरी बॉडी पे लगाएगी। मतलब ये बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, तो जितना फोर्स ए बी पे लगा रही है उतना ही बी भी ए पे लगाएगी। आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो अगर ए एफ फोर्स लगा रही है बी पे, तो बी भी एफ फोर्स लगाएगी ए पे। नाउ फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। मान लेते हैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब होगा क्या कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो क्या करेगी, बॉडी ए जो होगी, बॉडी ए
अपनी तरफ बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगी, जबकि बॉडी बी बॉडी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब जो दोनों बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, लेकिन आप देख सकते हो अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं और इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी जस्टिफाई कर रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी बॉडी पे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स? तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? अब आप यहां पे देख लीजिए, तो मान लीजिए आपके पास ये अर्थ है और ये है सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रेडियस है अर्थ का, राइट? ये अर्थ का रेडियस है। आप कहां पे रहते हो? आप अर्थ के सरफेस पे रहते हो। आप अर्थ एक स्फेरिकल है, ये सर्कुलर नहीं है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है और आप अर्थ के सरफेस पे रहते हो। तो अर्थ का रेडियस मान लेते हैं, दैट इज आर ई। आर ई डिनोट्स द रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ किसी भी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की, मतलब दूसरी बॉडी पे अगर एक बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। क्योंकि अपनी तरफ तो लगाती है, लेकिन ये बॉडी तो खुद बहुत बड़ी बॉडी है, तो एग्जैक्टली किस तरफ वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का, अगर ये बॉडी है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, उस तरफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अगर आप यहां पे हो, अगर आप यहां पे हो तो ये इस तरफ लगेगा, अगर आप यहां पे हो तो ये इस तरफ लगेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगेगा। अर्थ का जो सेंटर है तो उस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ में होंगे, अर्थ के सेंटर में अगर आप हैं, तो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पॉइंट पे हो जिस तरफ अर्थ आपको अट्रैक्ट करना चाहती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। अब यहां पे देखिए, तो अर्थ को आपको सेंटर पे एज्यूम करना है। अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो तो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? देखिए, मान लेते हैं आपका, देखो दो बॉडीज हैं, एक अर्थ है और एक आप हो। अर्थ आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, कितना? मान लेते हैं ME। ME क्या है? मास ऑफ अर्थ। और M स्मॉल m, दैट इज द मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी अर्थ के सरफेस पे है। तो जो बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ और जो अर्थ के सरफेस पे बॉडी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है? देखिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो देखिए यहां पे फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ पे कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? F इक्वल टू G। G तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है तो फिक्स रहेगी। M1 क्या है? फर्स्ट बॉडी क्या है? अर्थ, उसका मास है ME। दूसरी बॉडी क्या है? दूसरी बॉडी है जो आपने अर्थ के सरफेस पे रखी है, जिसका मास है M। डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? अर्थ के सेंटर और उस बॉडी के बीच का डिस्टेंस वो है RE, तो RE का स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका, दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इतना फोर्स कोई भी बॉडी लगाएगी किसी भी दूसरी बॉडी पे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में, दैट इज इक्वल टू M इंटू A। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई M, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर रिजल्टेंट कोई फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा बॉडी में। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी तो एक्सेलरेशन होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन को हम A की बजाय किससे डिनोट करते हैं? G से। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक एक्सेलरेशन ही है, बस इसका कॉज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स का होना जरूरी है, बिना फोर्स के कोई भी बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो सकती। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या हुआ? उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है बिना किसी फोर्स के। तो अगर आप
बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो, उसको एक्सेलरेट करना चाहते हो, तो फोर्स लगाना जरूरी है। तो अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पे देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप किस चीज से डिनोट करते हो, जी से। तो F इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। एक ही जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी, क्योंकि जी से डिनोट करते हैं हम इस समय एक्सेलरेशन को, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लगता है उसको जी से डिनोट करते हैं। तो केवल डिनोट करने का तरीका बदला है आपका, केवल आपने एक ही जगह पे जी रखा हुआ है, बाकी है ये भी एक एक्सेलरेशन ही, बस उसका कॉज थोड़ा स्पेसिफिक है। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब यहां पे देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू mg, और यहां से जो फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम बाय आर ई का स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों फोर्स को देखें तो ये दोनों फोर्सेस तो सेम ही है, तो हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम बाय आर ई का स्क्वायर। तो यहां से m से m कैंसिल कर सकते हो आप, यहां से g की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, g की वैल्यू क्या आई, g इंटू एम ई इंटू आर ई का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जी की वैल्यू, जी पे कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी। दूसरा एम ई दैट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स होगा। और तीसरा आर ई दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ की रेडियस भी फिक्स है। तो इसका मतलब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हर बॉडी के लिए सेम होगा, चाहे उसका मास, बॉडी का मास चाहे कुछ भी हो, अर्थ पे जी की वैल्यू सेम होगी। तो जी इक्वल टू, जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ होता है 5.96 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है दैट इज अराउंड 6400 किलोमीटर। तो यू कैन से 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जी की वैल्यू जो आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि है तो ये एक्सेलरेशन ही, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा अर्थ में दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहीं पे आप अगर कोई प्लैनेट चेंज कर देते हो तो प्लैनेट का मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लैनेट का मास चेंज होगा, उसकी वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, आप प्लैनेट का मास अगर ज्यादा होगा किसी दूसरे प्लैनेट की, अगर हम बात करते हैं, जैसे हम जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर का जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इसकी वजह से वहां पे जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मून का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से जो मून पे जी की वैल्यू होगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो बहुत कम होगा। तो मून पे ग्रेविटी की वजह से बहुत कम एक्सेलरेशन लगेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थ पे या मून पे जो जी की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डिफरेंट क्यों होगा, और उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी फ्रीली ऊपर से गिरती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, किसी एक हाइट से अर्थ की सरफेस पे कोई भी बॉडी गिरती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्री फॉल में आप किसी फोर्स से थ्रो नहीं करोगे, जस्ट यू विल लीव इट, और वो बॉडी अगर गिरती है तो उसको क्या कहेंगे, हम फ्री फॉल कहेंगे। तो अब आपको न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता होंगी, कौन कौन सी हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी कौन सी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए फ्री फॉल के केस में क्या होता है, फ्री फॉल के केस में क्या होता है कि अगर आप ऊपर से किसी बॉडी को h हाइट से फ्रीली लीव करते हो, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कौन कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g, और यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी, दैट इज h। बस, तो s की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, h। यही मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता रहा था कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं है,
u की जगह पे आप u 0 पुट कर दोगे, a की जगह पे g पुट कर दोगे और s की जगह पे h पुट कर दोगे तो 3 नई इक्वेशन मिल जाएंगी आपको। और क्यों पुट करना है आपको ऑलरेडी पता है, तो क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज g। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt। ये किसके लिए है, फ्री फॉल के लिए इक्वेशन है। दूसरा क्या हो जाएगा, s की जगह पे क्या रखना है आपको, h। यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0t हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। तो कितनी हाइट से वो गिर रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। v की वैल्यू भी पता चल गई कि जब वो सरफेस पे हिट करेगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी v, वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू gt। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज v बाई g। दूसरा, इसके अलावा तीसरी इक्वेशन देखिए, तो u 0 पुट करेंगे आप तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 a की जगह पे क्या रखना है, g इंटू h। तो यहां से आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपको हाइट पता है तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो आप सारे के सारे इक्वेशंस इन 3 इक्वेशन से डिराइव कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए। तो ये तो केस था किसका, फ्री फॉल का। ये 3 इक्वेशन जो बनी ये किसका केस था, ये था फ्री फॉल का। लेकिन अगर बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, अब आप फ्री फॉल नहीं कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर आपने किसी फोर्स से ऊपर की तरफ फेंका तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो धीरे 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 क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं क्या थी आपकी, u थी। फाइनल वेलोसिटी ऊपर तक पहुंचते पहुंचते और एक हाइट तक पहुंच के क्या हो जाएगा, वहां पे जाके रुक जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी और उसके बाद वो वापस नीचे गिरेगा। तो मतलब टॉप पे जो उसकी वेलोसिटी थी v उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, दैट विल बी इक्वल टू 0। और उसने हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल की, ये मैक्सिमम हाइट है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसको हम h मैक्स से डिनोट कर सकते हैं। और यहां पे देखिए, यहां पे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, यहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी की स्पीड क्या है, कम होती जा रही है। पहले ज्यादा थी, धीरे धीरे कम होती गई और फिर 0 पे पहुंच गई। तो यहां पे a की जगह पे क्या लिखेंगे हम, a इक्वल टू माइनस जी, और s की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, इतना पहुंचेगी वो बॉडी। तो यहां पे देखो v0 पुट कीजिए, a की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, a की जगह पे माइनस जी पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 इक्वेशन और आप यहां से डिराइव कर सकते हो। कैसे, 0 इक्वल टू u की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, u की जगह तो u ही रहेगा और a की जगह पे माइनस जी रहेगा, तो माइनस जी टी। तो u इक्वल टू क्या हो गया यहां से, जी टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाय जी। और ये t क्या है, t क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए आपको जो टाइम चाहिए वो टाइम t है, दैट इज u बाई जी। तो आपको टाइम की वैल्यू मिल गई यहां पे। दूसरा ध्यान रखिए, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए टाइम जो लगता है दैट इज t, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। अगर बीच में तक आप टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो यहीं पे, तो यहां पे v इक्वल टू 0 नहीं होगा। v0 कहां पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बीच में कहीं की आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो या आप बीच में कहीं पे टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वहां पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए या आपको वो हाइट पता होनी चाहिए, तो तभी आप पता कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज कि जो दूसरी क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन क्या कहती है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह पे आपको पता है क्या रखना है, दैट इज h मैक्स, दैट इज मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यूटी माइनस, क्योंकि माइनस क्यों हो जाएगा, a की जगह पे माइनस जी रखना है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस जी, उसको मैंने माइनस बाहर लिख लिया। तो आपको दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। पहली इक्वेशन ये मिली, दूसरी इक्वेशन ये मिली। और तीसरी इक्वेशन क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो रखिए जरा, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, a की जगह पे क्या रखना है, माइनस जी, इंटू s की जगह पे क्या रखना है, h मैक्स। तो क्या हो जाएगा यहां से, यू स्क्वायर माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एच मैक्स। तो यहां से आप चाहो तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। तो यहां पर से अगर आपको ये 3 इक्वेशंस पता हैं तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इन तीनों को याद रखिए, आप इजीली इन सारी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू को किस तरीके से पुट करना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार फिर से देख लीजिए और आपको ये सारी इक्वेशंस फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन इक्वेशंस में ही ये a और
एच मैक्स वगैरह की जो वैल्यू हैं उनको पुट करके आप नई इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशंस खुद से डिराइव कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो तब क्या होता है ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, दैट इज मास एंड वेट। तो मास और वेट बेसिकली हम इनको एक ही चीज समझते हैं, बट एक्चुअल में ये कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो चलिए देखते हैं मास क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मास की डेफिनेशन देखें तो मास डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी में मैटर जो है कितना प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का मास कहते हैं। तो मास क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मैटर की। अगर मैटर ज्यादा होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, मैटर कम होगा तो उसका मास कम होगा। वाइल वेट डिनोट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द बॉडी। तो बेसिकली मास क्या है, मास क्वांटिटी को डिनोट करता है, जबकि वेट किस चीज को डिनोट करता है, फोर्स। तो वेट बेसिकली एक फोर्स है, जबकि मास क्या है, क्वांटिटी है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है वेट और मास में, ये दोनों सेम नहीं है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड मास। तो वेट देखिए, वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बोला अगर किसी भी बॉडी का मास m है तो जो वेट होगा बॉडी का दैट इज mg। सो दिस इज द वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, mg। m इज द मास ऑफ बॉडी, देन mg इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। जो SI यूनिट होती है मास की दैट इज किलोग्राम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेट, वेट क्योंकि क्या है, फोर्स है, तो वेट की SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की SI यूनिट न्यूटन होती है। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ मास, अगर मेरे पास ये कोई बॉडी है, मेरे पास मान लीजिए एक मार्कर है, इस मार्कर का जो मास होगा वो पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पे भी मेजर कर लो इट विल रिमेन सेम। इसका मास कहीं भी अलग नहीं होगा, सब जगह एक जैसा होगा। मान लीजिए इसका मास अगर 10 ग्राम है तो इसका मास हर जगह 10 ग्राम ही होगा। बट वेट की जो वैल्यू होगी वो यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि वेट क्या होता है, वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू होता है वेट इक्वल टू m इंटू जी। तो मास तो सेम रहेगा लेकिन g की वैल्यू होती है वो अर्थ पे कुछ और होगी। मून पे जो g की वैल्यू होती है दैट इज 1/6 ऑफ द अर्थ। तो इसका जो वेट होगा मून पे जाके क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 ग्राम है तो मून पे जाके 1.67 ग्राम के आसपास रह जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वेट क्या होता है, यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, जबकि मास क्या होता है, सब जगह सेम होता है। उसके अलावा आपको एक और चीज पता है, फोर्स, क्योंकि वेट क्या है, वेट इज द फोर्स। सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, व्हाइल द मास इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन मास एंड वेट। तो ध्यान रखिए, मास और वेट कॉमन लैंग्वेज में हम दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, बट मास इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेट। वेट और मास दोनों अलग अलग चीज होती हैं। तो आपको ये चीज समझनी है क्योंकि ये डिफरेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन वेट एंड मास। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।